काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ हर कोई काट लेता है अपनी ज़िंदगी। यहाँ हर कोई काट लेता है अपनी ज़िंदगी। ज़िंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। तो हेलो बच्चों, मैं संदीप कुमार यादव। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के 8वां चैप्टर, जिसका नाम है बल तथा गति का नियम। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में से कौन कौन सवाल है जो बार बार पूछे जाते हैं, और बच्चों इससे अलग एक भी सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो बच्चों इन टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से समझना है। तो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बच्चों इससे अलग एक भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन आता है बल। बल किसे कहते हैं? जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अगर किसी वस्तु को खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं तो बच्चों उसे हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। अगर किसी वस्तु को खींच रहे हैं या धकेल रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? बल कहेंगे। ठीक है। और बच्चों अगर किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो ये भी एक प्रकार के बल हो गया। अगर किसी वस्तु को नीचे दबा रहे हैं तो बच्चों ये भी क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा। और बच्चों बल के बारे में न्यूटन ने बताया था। बल के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। तो बच्चों कभी कभार है जो इसका डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, तो बच्चों इसका डेफिनेशन जो सही तरीके से याद रखना है। जब किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब बच्चों बल के बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। इसलिए बच्चों बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, 1 नंबर के सवाल जो पूछ लिए जाते हैं बच्चों, इसलिए एसआई मात्रक को भी सही तरीके से याद रखना है। तो बच्चों बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और न्यूटन को किससे दर्शाते हैं बच्चों? एन से दर्शाते हैं। न्यूटन को किससे दर्शाते हैं बच्चों? एन से दर्शाते हैं। और बच्चों बल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल और एक होता है असंतुलित बल। बच्चों संतुलित बल उसे कहा जाता है जब दोनों तरफ से बराबर बल लगाए जाते हैं, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। और जब एक तरफ से हम ज्यादा बल लगाते हैं और दूसरी तरफ से हम कम बल लगाते हैं तो बच्चों इसे हम असंतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल में बच्चों ऑब्जेक्ट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन असंतुलित बल में ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज आ जाता है। ठीक है बच्चों। तो संतुलित असंतुलित बल से बच्चों सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बल किसे कहते हैं और बच्चों बल का एसआई मात्रक क्या है, बस इन दोनों क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। इन्हीं 2 में से बच्चों क्वेश्चन बनकर आते हैं हमारे। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं गति के नियम। बच्चों न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया। ठीक है। न्यूटन ने कितने नियम दिए? 3 नियम। गति के 3 नियम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला हमारा गति का पहला नियम, उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों गति का दूसरा नियम, उसके बाद हम बात करेंगे गति का तीसरा नियम। तो बच्चों गति का पहले नियम में क्या बताया गया? जब किसी वस्तु की स्थिति को बदलना हो, जब किसी वस्तु की स्थिति को बदलना हो तो हमें बाहरी बल का प्रयोग करना पड़ता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो गति में, कोई वस्तु जो है गति में, और उस वस्तु को विराम अवस्था में लाना है तो बच्चों हम क्या करेंगे? बाह्य बल लगाएंगे, उसके अपोजिट बल लगाएंगे ताकि जो वस्तु है जो विराम अवस्था में आ जाए। यानी कि न्यूटन ने बताया कि गति का पहले नियम के अनुसार किसी वस्तु के पोजीशन को बदलने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए बाहरी बल का प्रयोग करना पड़ता है। बच्चों अगर मान लिया हम साइकिल चला रहे हैं और हमें साइकिल को रोकना है तो क्या करेंगे बच्चों? हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। और जो हम ब्रेक लगा रहे हैं वो बाहरी बल कहलाएगा। कौन सा बल कहलाएगा बच्चों? बाहरी बल कहलाएगा। तब जब हम ब्रेक लगाएंगे तभी जो है साइकिल के स्थिति में बदलाव आएगा, नहीं तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो बच्चों न्यूटन का पहले नियम में, गति के पहले नियम में यही बताया गया है कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तभी उस वस्तु की स्थिति में बदलाव आता है। अगर हम किसी वस्तु के ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो बच्चों उस वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। इसको सही से याद कर लेना है कि गति का पहला नियम किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन जो है, इसका परिभाषा जो बच्चों एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि गति का पहला नियम क्या है। तो बच्चों गति के पहले नियम के अनुसार किसी वस्तु की स्थिति को बदलने के लिए हमें बाहरी बल का प्रयोग करना पड़ता है। अगर बच्चों साइकिल को चलाना है तो हमें पैडल मारना पड़ेगा, और जो हम पैडल मार रहे हैं बच्चों वो कौन सा बल कहलाएगा? बाहरी बल कहलाएगा।
यानी कि बिना किसी बाहरी बल के किसी भी वस्तु की स्थिति को हम नहीं बदल सकते हैं। अगर वस्तु की स्थिति को बदलना है तो हमें बाहरी बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा आता है जड़त्व। जड़त्व में बच्चों बार बार सवाल पूछे जाते हैं, हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों इस बार भी जड़त्व पे सवाल जरूर आएगा। इस टॉपिक को बिल्कुल बच्चों सही तरीके से समझ लेना है, क्योंकि जड़त्व पे सवाल जरूर आएगा। बच्चों ये लिख कर दे रहा हूँ, फर्स्ट टर्म के एग्जाम में जड़त्व पे सवाल जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जड़त्व होता है क्या बच्चों। जो वस्तु की स्थिति को बदलने का विरोध करता है, जो वस्तु की स्थिति को बदलने नहीं देता, जो वस्तु की स्थिति को क्या करता है, रोक के रखता है। अगर कोई वस्तु गति में तो उसको गति में रखने की कोशिश करेगा, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में तो उसको विराम अवस्था में रखने की कोशिश करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जड़त्व कहते हैं। यानी कि जड़त्व जो होता है वो वस्तु की स्थिति को बदलने का विरोध करता है, यानी कि वस्तु की स्थिति को बदलने नहीं देता है। और जो वस्तु की स्थिति को बदलने नहीं देता है उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब बच्चों जड़त्व पे क्या क्या सवाल पूछा जाता है, जड़त्व पे सवाल जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसलिए बच्चों इस टॉपिक को बिल्कुल सही तरीके से समझना है, ताकि एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन ना छूटे। बच्चों पहला सवाल ये पूछा जाता है, जड़त्व के बारे में कौन से नियम में बताया गया है। तो बच्चों जड़त्व के बारे में गति के पहले नियम में बताया गया है। भाई जड़त्व के बारे में कौन से नियम में बताया गया, गति के पहले नियम में बताया गया। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जड़त्व किस पर निर्भर होता है। बच्चों जड़त्व जो होता है दो चीजों पे निर्भर होता है, एक तो चाल पे निर्भर होता है और एक है जो द्रव्यमान पे निर्भर होता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बच्चों जड़त्व भी ज्यादा होगा, अगर वस्तु का द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। बच्चों एक उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे मान लिया एक बहुत बड़ा चट्टान है, उसको हम धक्का देंगे तब ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, अगर छोटे से पत्थर को धक्का देंगे तब ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। भाई बड़े से पत्थर है, चट्टान है, उसको धक्का देने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण जड़त्व भी ज्यादा होगा, और जड़त्व ज्यादा होने के कारण वो पोजीशन को बदलने का विरोध करेगा, यानी कि स्थिति को बदलने का विरोध करेगा। उसकी स्थिति तभी बदलेगी जब उससे ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे, यानी कि जड़त्व से ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे। लेकिन बच्चों जो छोटा सा पत्थर है उसको आसानी से हम धक्का देकर जो फेंक सकते हैं, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है तो जड़त्व भी कम होगा। यानी कि बच्चों जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और बच्चों जड़त्व जो होता है चाल पर भी निर्भर करता है। अगर कोई वस्तु गति में है और गति में बिल्कुल तेजी से आकर किसी चट्टान से टकराता है तो बच्चों उसके में भी कोई ना कोई परिवर्तन आएगा। अगर किसी कोई पतला सा व्यक्ति, बिल्कुल दुबला पतला व्यक्ति और किसी बिल्कुल भागता हुआ, बिल्कुल तेजी से भागता हुआ और एक मोटे व्यक्ति से टकरा जाता है तो बच्चों उस मोटे व्यक्ति का भी स्थिति में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि बच्चों वस्तु किसमें, चाल में है। अब वस्तु चाल में होगा बच्चों तो जड़त्व, तब भी जड़त्व पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। यानी कि बच्चों जड़त्व जो होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक द्रव्यमान और दूसरा क्या है बच्चों, चाल। द्रव्यमान और चाल, इन दोनों के बारे में बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ये भी सवाल पूछ ले जाते हैं कि जड़त्व किस पर निर्भर होते हैं। तो जड़त्व जो है बच्चों वो द्रव्यमान और चाल पर निर्भर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों जड़त्व पे क्या क्या सवाल पूछा जाता है। भाई एक सवाल ये भी पूछा जाता है, जब हम पेड़ की टहनी को तेजी से हिलाते हैं, जब पेड़ के टहनी को तेजी से हिलाते हैं, शाखा को तेजी से हिलाते हैं तो पेड़ की पत्तियां नीचे गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, तो क्या बताना है, जड़त्व के कारण। किसके कारण, जड़त्व के कारण। यानी कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं किसके कारण गिर जाते हैं, जड़त्व के कारण। क्योंकि बच्चों जब हम टहनी को तेजी से हिलाते हैं तो बच्चों जो पत्ते होते हैं पहले तो विराम अवस्था में होते हैं, लेकिन जब हम तेजी से हिलाते हैं तो गति मतलब गति में आ जाते हैं, और यहाँ पे विपरीत बल लगता है। विपरीत बल लगने के कारण पत्तियां जो है नीचे गिर जाती है। किसके कारण, जड़त्व के कारण। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बस के छत पे रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांध दिया जाता है। बच्चों इनमें से सवाल जरूर पूछे जाते हैं, इन सवालों को बिल्कुल बच्चों सही तरीके से पढ़ लेना, और बच्चों जो मैंने नोट्स भेज रखा उस नोट्स को भी सही तरीके से पढ़ लेना है। यानी कि बस के छत पे रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। भाई जब बस, तो सिंपल जवाब देना बच्चों, जड़त्व के कारण। बस के छत पे रखे सामानों को रस्सी से बांध देना चाहिए, क्योंकि जड़त्व के कारण वो सामान जो होंगे नीचे गिर सकते हैं। क्योंकि बच्चों जब बस गति में होगी तो सामान भी गति में होगा, लेकिन जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करेगा तो बच्चों जो बस होगी वो विराम अवस्था में आ जाएगी, लेकिन जड़त्व के कारण ऊपर के जो सामान होंगे वो किसमें होंगे, वो जो होंगे गति में होंगे, जिसके कारण वो आगे की तरफ गिर जाएंगे। सारा का सारा सामान जो गिर जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सामान जो होगा किसमें होगा, गति में होगा। तो जड़त्व के कारण बस के छत पर रखे सामानों को रस्सी से बांध देना चाहिए। बच्चों जब हम बस में यात्रा कर रहे होते हैं और बस जो
40 के स्पीड से जा रही होती है और अचानक से ड्राइवर जो होता है ब्रेक लगा देता है, तो बच्चों हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। किसके कारण झुक जाते हैं? जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। जब हम दरी को छड़ी से पीटते हैं तो धूल के जो कण होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। किसके कारण बैठ जाते हैं? जड़त्व के कारण बैठ जाते हैं। इसलिए बच्चों जड़त्व जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जड़त्व पे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और बच्चों मैंने 3-4 सवाल बताए, इनमें से 2 सवाल या 1 सवाल तो 100% आना ही आना है। इसलिए बच्चों इस टॉपिक को सही तरीके से याद करके जाना है कि जड़त्व क्या होता है, जड़त्व किस पे निर्भर करता है और जड़त्व से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ गया बच्चों? उसके बाद हम बात करते हैं गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम बच्चों, गति के दूसरे नियम के अनुसार, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में दर के जो बच्चों, संवेग में जो दर होता है वो असंतुलित बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है, संवेग में परिवर्तन के जो दर होता है वो बच्चों असंतुलित बल के समानुपाती होता है। असंतुलित बल के क्या होता है बच्चों? समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है अगर हम बल बढ़ाएंगे तो परिवर्तन भी बढ़ेगा, अगर बल कम करेंगे तो परिवर्तन भी कम हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में बदलाव भी ज्यादा आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगा रहे हैं तो बच्चों उस ऑब्जेक्ट में बदलाव भी कम आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यानी कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन के दर जो होता है वो किस पे निर्भर करता है बच्चों? वो जो होता है असंतुलित बल के समानुपाती होता है। असंतुलित बल के समानुपाती होता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं बच्चों तो असंतुलित बल लगा रहे हैं, कभी ज्यादा लगा रहे हैं कभी कम लगा रहे हैं, तो बच्चों ये क्या हो गया? हमारा असंतुलित बल हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों गति का दूसरा नियम का परिभाषा जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों, 2 नंबर का सवाल आ जाता है, तो बच्चों इसको भी सही तरीके से याद कर लेना। ये भी 2 नंबर का आ जाता है, कभी 2 नंबर का आता है, कभी 1 नंबर का आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों संवेग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? संवेग के बारे में। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बच्चों इसका परिभाषा जो सही तरीके से याद कर लेना है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और बच्चों संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये पेपर में जरूर पूछ लिया जाता है बच्चों, ये जो है सवाल पेपरों में जरूर पूछ लिए जाते हैं, इसको सही तरीके से याद कर लेना। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी कि संवेग का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बच्चों संवेग का फॉर्मूला होता है एम गुना में वी। यानी कि एम गुना में क्या होता है बच्चों? वी होता है। एम का मतलब द्रव्यमान हो गया, अब वी का मतलब वेग हो गया। इसका डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। बच्चों गुणनफल का मतलब गुना करना। अब बच्चों बताना, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। यानी कि द्रव्यमान को हम किलोग्राम से नापते हैं। और बच्चों हमारा जो वेग होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। यानी कि क्या हो गया बच्चों? हमारा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस टॉपिक को भी सही तरीके से याद कर लेना है। ओके बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम, सबसे पहले बच्चों इसका परिभाषा याद करके जाना है, क्योंकि इसका परिभाषा जो कई बार पूछ ले जाते हैं। और बच्चों गति के तीसरे नियम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछ ले जाते हैं, ज्यादा 1-2 सवाल पूछे जाते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसके बारे में बताऊंगा जो पेपर में आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गति का तीसरा नियम क्या है। बच्चों जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी विपरीत और बराबर बल लगाती है। अगर किसी वस्तु को हम धक्का दे रहे हैं तो वह वस्तु भी हम पे बल लगाएगी, विपरीत और बराबर बल लगाएगी। अगर किसी बच्चों या किसी व्यक्ति को हम चांटे मार रहे हैं तो जितने तेजी से हम थप्पड़ मारेंगे उतने तेजी से हमें भी चोट लगेगी, लेकिन बच्चों उसका जो गाल होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, इसलिए उसको ज़्यादा महसूस होगा और हमारे हाथों में कम महसूस होगा। अगर इतनी तेजी से बच्चों अगर हम दीवार पे मारेंगे तो बच्चों हमें ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन दोनों तरफ है जो बल बराबर लगेगा। दोनों तरफ का बल क्या लगेगा बच्चों? बराबर लगेगा। यानी कि गति के तीसरे नियम के अनुसार अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पर विपरीत और बराबर बल लगाती है।
अगर हम 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी हम पे 10 न्यूटन का बल लगाएगी। अगर हम 20 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वह वस्तु भी हम पे 20 न्यूटन का बल लगाएगी। तो बच्चों इसलिए इस पॉइंट को सही तरीके से याद करना है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे हम नाव से जब उतरते हैं तो एक पैर जब हमारा जमीन पे होता है और दूसरा पैर नाव पे होता है, तो जैसे हम दूसरे पैर को हटाते हैं तो नाव जो पीछे चली जाती है, किसके कारण? गति के तीसरे नियम के कारण। ओके बच्चों, जब हम राइफल चलाते हैं तो राइफल को बच्चों यहाँ पे बिल्कुल हम शोल्डर के ऊपर नहीं रखते, शोल्डर के नीचे रखते हैं, ताकि उसका जो बल है उसको हम संतुलित कर सके। अगर शोल्डर के ऊपर रखेंगे बच्चों तो हमारा कंधा, हमारा शोल्डर जो है वो टूट सकता है, किसके कारण? गति के तीसरे नियम के कारण। ठीक है बच्चों, तो गति का तीसरा नियम, एक्शन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हम पे बराबर और विपरीत बल लगाती है। तो बच्चों ये क्या था हमारा गति का तीसरा नियम। और बच्चों इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन बताए गए बच्चों, इन्हीं क्वेश्चनों में से पेपर में आएंगे, और इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाएगा बच्चों। इन क्वेश्चनों को सही तरीके से रिवीजन करके जाना है, सही तरीके से पढ़ के जाना है, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके बच्चों, तो आगे हम बात करेंगे, आगे हम मिलने वाले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल है जो पूछे जाते हैं, उन सारे न्यूमेरिकल के बारे में करेंगे। जब तक बच्चों खुश रहें, धन्यवाद, थैंक यू।